So a very good day to all of you. Welcome to डॉक्टर नितिन अकेडमी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले टर्न पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले टर्न पे हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आइडियल सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिया था हमने लास्ट टर्न पे। आज के टर्न में हम लोगों को जैसा डिसाइड हुआ था, आज हमको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को समझने से पहले आपको आइडियल सॉल्यूशन वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन अगर आपने एक बार समझ लिया, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली, तो नॉन आइडियल में जस्ट उसका ऑपोजिट हमको आज करते जाना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। नॉन आइडियल, तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्या होते हैं सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो आइडियल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। आइडियल मतलब जैसा आप उम्मीद लगाओ, जैसा आप एक्सपेक्ट करो वही चीज़ निकल के आए, है ना। जो आपने उम्मीद लगाई, जैसे आपने सोचा कि यार इस बार मेरे 12th में या 10th में इतनी परसेंटेज आएगी, हैं, आपने टारगेट बनाया 80% का और एग्जैक्टली आपकी 80% ही अगर आई, तो ये होता है आइडियल। नॉन आइडियल क्या होता है? जहाँ एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगा, मतलब यहाँ जो भी आपका डेटा होगा वो सेम तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, है ना। मतलब आपकी एग्जैक्ट 80% नहीं बन पाई, हो सकता है आपकी 79 रह गई, हो सकता है आपकी उससे ज़्यादा भी जा सकती है ना। दोनों ही केसेस आपके नॉन आइडियल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद हो, अगर हमने आइडियल में पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के रिगार्डिंग, हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे ये फॉलो करेंगे ही नहीं राउल्ट्स लॉ को। यानी कि इनके केस में क्या होगा, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन याद है क्या होती थी? जैसे ये एक इक्वेशन थी राउल्ट्स लॉ की, आपको याद हो तो मैंने आपको इसमें एक सम चीज़ समझाई थी कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो आपका डेटा है, ये क्या है, ये पी नॉट ए एक्स से क्या निकलता है? यही तो निकलता है वेपर प्रेशर। मान लीजिए ये जो राइट हैंड साइड में निकाल रहे हो आप, ये है कैलकुलेटेड, मतलब जो आपने वैल्यूज पुट करके निकाला। ये जो है इस साइड में, ये क्या है? मान लीजिए एक्चुअल, एक्चुअल बोल लो या मेजर्ड बोल लो। भाई कोई भी चीज़ को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप सॉल्व करके निकालो या आप सीधा कैलकुलेटर लो, मोबाइल खोलो और आंसर फाइंड आउट कर लो, है ना। तो मान लीजिए ये वो डेटा है जो आपने मेहनत करके निकाला, ये वो डेटा है जो आपने सीधे पता कर लिया, है ना। जैसे प्रेशर को अपन सीधा बैरोमीटर से मेजर कर लेते हैं। तो आइडियल में क्या हो रहा था? दोनों इक्वल थे, मतलब जितना आपने कैलकुलेट किया उतना ही एक्चुअल में निकल के आया भी, है ना। दोनों बराबर थे। यहाँ पर क्या होगा? नहीं होंगे ये दोनों आपस में बराबर, मतलब दोनों में कोई इक्वल्स नहीं होगी। हो सकता है एक ज़्यादा हो एक बड़ा हो। सेम चीज़ बाकियों के साथ भी होगी, बाकी की क्वेश्चंस के साथ भी यही चीज़ फॉलो होगी, सेम टोटल प्रेशर के साथ भी यही होगा। तो दोनों इक्वल आपस में नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट याद हो तो क्या पढ़े थे हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने कंपेयर किया था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को किसके बीच में? एक तो प्योर कंपोनेंट्स के बीच में। प्योर कंपोनेंट्स क्या है? जैसे ए मान लीजिए, ए हो गया, है ना, और क्या हो गया? बी और बी हो गया, है ना। सॉल्यूट सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो गया। उनकी बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली बराबर आती थी किसके? सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं। सॉल्यूशन में किसके बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आपस में, ए और बी में आपस में। तो अभी जो आइडियल पढ़े थे उसमें दोनों इक्वल रहते थे एकदम, कोई अंतर नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, जस्ट आइडियल का उल्टा करते जा रहे हैं हम। ये बराबर नहीं होंगे, मतलब हो सकता है इनमें से कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो, अब वो हो सकता है इनकी स्ट्रॉन्ग हो या इनकी स्ट्रॉन्ग हो। क्लियर है?
अब ये प्रॉपर्टी से मैंने बोला था इसी से बाकी की प्रॉपर्टीज भी डिसाइड हो जाती हैं, जैसे कि इसी से डिसाइड हो जाता है डेल्टा वी और इसी से डिसाइड हो जाता है डेल्टा एच। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। तो याद हो तो ये दोनों चीजें आपके आइडियल में आ रही थी जीरो। क्यों आ रही थी जीरो? क्योंकि मैंने बताया था कि वॉल्यूम में चेंज तभी आ सकता है जब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो। पार्टिकल पास आते हैं तो वॉल्यूम कम होती है, पार्टिकल दूर जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है। अब पार्टिकल का पास और दूर आना ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, जो कि दोनों ही केसेस में बराबर है। तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता था, जीरो होती थी आइडियल में। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ थी। एंथैल्पी में चेंज कब आता है? जब हमको बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है या बनाना पड़ता है। तोड़ते समय याद हो मैंने बताया था एनर्जी देनी पड़ती है, बनाते समय एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। अब चूंकि यहाँ बॉन्ड दोनों के ही बराबर स्ट्रॉन्ग है तो कोई अंतर नहीं आएगा, जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही रिलीज होगी। तो ये दोनों ही वैल्यूज जीरो आई थी। यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, जीरो तो नहीं होगी, जीरो तो नहीं होगी। मतलब हो सकता है ये जीरो से ज़्यादा हो या हो सकता है जीरो से कम आए, पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, एग्जैक्ट जीरो तो ये नहीं हो सकते। तो ये जनरल फीचर्स तो आपको समझ में आई गई होंगी। जस्ट आइडियल का हमने ऑपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया है। अब देखो क्या होता है, हर जगह दो दो सिचुएशंस बन रही हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैलकुलेटेड और एक्चुअल दोनों बराबर होंगे नहीं। यानी कि बराबर नहीं होने का मतलब क्या होगा कि कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी। अब हो सकता है कैलकुलेटेड ज़्यादा है, एक्चुअल कम रह जाए, या ये भी हो सकता है कि कैलकुलेटेड कम आए पर एक्चुअल उससे ज़्यादा हो जाए। वही वाली बात कि आपने सोचा 80% आएंगे आज हमारे इस एग्ज़ाम में, है ना, फाइनल एग्ज़ाम में, तो या तो हो सकता है 80 से ज़्यादा आ जाए या हो सकता है 80 से कम रह जाएं। दोनों ही केसेस नॉन आइडियल हैं क्योंकि वहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पर भी जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ध्यान से देखिएगा, इतना चीज पहले समझने की कोशिश करिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा कि नॉन आइडियल में ये सारी चीजें होती हैं और ये अगेन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन्हीं को डिटेल में अब हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। वहां हम समझेंगे कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम है। चलिए हो गया, स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मतलब शुरू तो हो ही गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनके बारे में? पॉजिटिव डेविएशन। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, है ना, ऐसे लिखा जाता है। जो भी चीज होती है आइडियल नॉन आइडियल, ये मेन तो किससे डिसाइड होता है? राउल्ट्स लॉ से ही होता है। फिर बाद में हम और एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 पीछे ही में लिखा है, अभी लिखा था, दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब एक्चुअल में और कैलकुलेटेड में कोई ना कोई फर्क आएगा। जैसे मान लीजिए ये PA है और ये है P0 A X है, ठीक है। अब दोनों इक्वल तो होंगे नहीं। इक्वल किस में होते थे? आइडियल में। इक्वल तो होंगे नहीं, कोई एक चीज कम या ज्यादा होगी। ये हम मान लेते हैं ये कौन सी है? कैलकुलेटेड है ना। कैलकुलेटेड बोल लो या एक्सपेक्टेड बोल लो, जो आप एक्सपेक्ट करोगे। हम कैलकुलेट करते हैं जब भी कोई चीज़, तो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार ये आंसर आना चाहिए, तो ये वो है। ये मान लीजिए कौन सी है? ये है एक्चुअल,
ठीक है, एक्चुअल बोल लो या एक्सपेरिमेंटल बोल लो या मेजर्ड बोल लो, जिसको आपने सीधे सीधे मेजर किया है, किसी डिवाइस की मदद से मेजर किया है ना। तो क्या होगा, दोनों सेम तो होंगे ही नहीं, कोई एक चीज़ कम आएगी, कोई एक चीज़ ज़्यादा आएगी। क्या होगा यहाँ पे, क्या चीज़ ज़्यादा आएगी, तो ये एक्चुअल वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब समझो इस बात को कैसे, जैसे मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, है ना, या किसी क्लासरूम में 3 बच्चे बैठे हैं और किसी टीचर ने उन तीनों को क्या बोला कि भाई आप एक काम करो कि जो एनसीईआरटी है आपकी, है ना, आज हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, अब आप एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में जो 10 क्वेश्चन शुरू के दिए हैं, 10 क्वेश्चंस, वो आप करके लाइए होमवर्क में, अगले दिन हम आपको उसको चेक करेंगे। ये टीचर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 10 क्वेश्चंस करके आने हैं। अब उसमें से एक बच्चे ने क्या डिसाइड किया कि हाँ सर ने बोला है 10 क्वेश्चंस तो करने ही हैं, घर गया, हाथ मुंह धोया, खाना वाना खाया और उसने वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और अगले दिन आके सर को दिखा दिए। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आइडियल का, मतलब जितना हमने बोला उतना उसने किया, 10 बोले 10 किए उसने। अच्छा, एक बच्चे ने क्या सोचा कि सर ने बोला है 10 क्वेश्चंस करके लाने के लिए, तो ठीक है 10 तो करूँगा ही मैं, क्यों ना सर को खुश करने के लिए मैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करूँ, वो 15 करके ले आया। अब क्या हुआ, क्या उसने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, नहीं किया, जितना बोला था उतना किया, नहीं किया। हाँ, पर यह है कि उससे ज़्यादा किया, मतलब पॉजिटिव साइड में ही गया, वो गलत खराब चीज़ तो नहीं है ना, भले फॉलो नहीं किया उसने मेरे इंस्ट्रक्शन को, पर अच्छी बात है 5 तो एक्स्ट्रा कर लिए ना उसने। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है ना। यहाँ क्या हो रहा है, ये है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपने निकाला वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, और वो लेट से आया कैलकुलेट होके 100 mm ऑफ Hg। अब आप गए निकालने के लिए कि चलो भाई डिवाइस से पता करते हैं क्या हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, और आपने निकाला तो ये आया 120। अब ये आइडियल तो है नहीं, नॉन आइडियल है ये, मतलब ये बराबर तो आया नहीं, पर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब जो एक्चुअल है वो ज़्यादा आ रही है, तो भाई अच्छी बात है, पॉजिटिव हो गया ये तो, है ना। हम सोच रहे थे इतना आएगा, अरे तो उससे ज़्यादा ही आ गया। वही वाली सिचुएशन है इसके साथ। नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा हो जाएगा बस। अगर आपने पॉजिटिव डेविएशन समझ लिया अच्छे से, नेगेटिव में इसका उल्टा करना है। अब तीसरा बच्चा बचा, उसने क्या किया, सर ने बोला था 10 क्वेश्चंस करने हैं, अरे कौन करेगा 10 क्वेश्चंस, एक काम करता हूँ 6 क्वेश्चन करके जाता हूँ, बोल दूंगा सर बाकी के बने नहीं, समझ रहे हो। तो वो उसने मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो भी नहीं किया और उल्टा 10 तो करे नहीं, उससे भी कम किए, तो वो होता था नेगेटिव, वहाँ उल्टा हो जाएगा बस। वहाँ ये कैलकुलेटेड वाला क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, एक्चुअल निकालने जाएंगे तो वो कम ही रह जाएगा। अभी फ़िलहाल हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको समझ में बात आ गई होगी। बाकी की इक्वेशंस के साथ भी यही होगा, जैसे एक कंपोनेंट के साथ हो रहा है तो दूसरे कंपोनेंट के साथ भी यही होगा, सेम टोटल के साथ भी यही होगा। टोटल याद है ऐसे निकलता था, है ना, ऐसे निकलता था, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा, ये वाला इस तरफ वाला ज़्यादा आएगा उसके कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर 2, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें देखते हैं क्या होगा, कौन से अट्रैक्शंस कैसे होंगे, दोनों बराबर तो होंगे नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, अब अंडरस्टूड है ना। ए और बी, इन दोनों के अट्रैक्शन इक्वल तो नहीं होंगे, ए और बी के। इक्वल होते तो आइडियल होता। अब क्या ज़्यादा होगा, किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच के अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे, किसके मुकाबले, ए और बी के, मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन कमज़ोर होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अब इसी से एक्सप्लेन हो जाएगी अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि आपको याद हो क्या होती थी, डेल्टा वी मिक्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। देखो इसी से क्लियर हो जाएगा अभी ऊपर वाले पॉइंट से। चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग में वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर।
अब आप देखो कौन से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं ए और बी के, इसके वीकर हैं। अट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स क्या होगी उतनी। भाई स्ट्रॉन्ग है मतलब पास पास होंगे एक दूसरे के, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो दूरी कम होगी, है ना, नजदीक आएंगे तो दूरियां कम हो जाएंगी। जबकि यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यहां क्या है, वीक है बॉन्ड, वीक है तो ज्यादा पास नहीं रहेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि पहले जो हमारी वॉल्यूम थी उसको हम मान लेते हैं इनिशियल, है ना, V1 और V2 इनिशियल वॉल्यूम, और मिक्स होने के बाद जो वॉल्यूम हुई उसको मान लेते हैं फाइनल। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलता है, डेल्टा V कैसे निकलता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे ही निकलता है ना चेंज। तो क्या होगा, कौन सी चीज इसमें से बड़ी है, फाइनल बड़ी है कि इनिशियल बड़ी है। तो देखो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम में क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब शुरू में वॉल्यूम कम होगी। अब मिक्स होने के बाद बॉन्ड कैसे हो गए, वीक, वीक हो गए तो दूरियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ेंगी तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा आएगी। मतलब मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम अगर कितनी होगी, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम ए और बी की होगी मान लो 50 और 50, जैसे इसकी 50 ml इसकी 50 ml, ये है मान लीजिए इनिशियल, यानी 100 ml है, तो हो सकता है फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाए 120 ml। होनी कितनी चाहिए थी आइडियल के हिसाब से, 100 ml होनी चाहिए थी फाइनल भी, है ना, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आइडियल के केस में बराबर होता था। पर चूंकि यहाँ क्या है, नॉन आइडियल का केस है, ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी वॉल्यूम, सॉरी ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी। ये कम क्यों होगी, क्योंकि दूरियां पार्टिकल के बीच की कम हो जाए। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये पॉजिटिव में है वैल्यू फाइनल, ये नेगेटिव में है, माइनस लगाए आगे। तो जब ये वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव वाली, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही तो आएगा। बड़ी वैल्यू का साइन देखा जाता है हमेशा सॉल्व करते समय, है ना, जैसे कि यहाँ पे देख ही लो आप, फाइनल वॉल्यूम कितनी आई है 120, और इनिशियल कितनी है 50 + 50 100, कितना आंसर आएगा 120 में से 20 आया ना, ये तो हुई चेंज इन वॉल्यूम, तो प्लस में ही तो आएगा आंसर। यानी डेल्टा V और मिक्स कितना होता है, कैसा होता है, इनमें पॉजिटिव होता है, या क्या बोलोगे ग्रेटर देन 0। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज से ही ये चीज आपकी फाइनलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या था, सेम वे डेल्टा H मिक्स था, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। यहां अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था, ये भी अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करता था, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता था। तो मैंने बताया था क्या होता है इसमें, शुरू में ए और बी के जो भी बॉन्ड है इनको क्या करना रहता है, ब्रेक, इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ओरिजिनल बॉन्ड टूटते हैं, और ये बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब पहले बॉन्ड टूटेंगे तभी तो उनका आपस में बॉन्ड बनेगा। अब मैंने बताया था बॉन्ड जब भी टूटते हैं तो उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ती है कि नहीं, एनर्जी दोगे तो उनका मूवमेंट फास्ट होगा और वो टूट जाएंगे, और फॉर्म कराना है तो उल्टा होता है, एनर्जी रिलीज करानी पड़ेगी, अपने अंदर की पूरी एनर्जी निकाल देंगे बाहर, कम एनर्जी आ जाएगी, कम एनर्जी हो जाएगी तो अपने आप बॉन्ड बन जाएंगे, आपस में एक जगह रहेंगे क्योंकि वो, तो ये चीज होती है, ये मैंने आपको बताया था, आइडियल में ही पढ़ाया था। अब हमको बस यही पता करना है यहाँ कि क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है कि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, किस पे डिपेंड करेगा ये, अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। देखो जिसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, किसके बीच की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, यहां पर इनकी है स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा,
आपको उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि आपको एनर्जी ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी तोड़ने के लिए, देनी की पड़ेगी, देनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। अच्छा, अब जो बॉन्ड बने वो वीकर हैं, है ना, ए और बी के बीच के अट्रैक्शंस वीकर हैं, कमज़ोर हैं, मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जितना ये था, तो एनर्जी भी रिलीज उतनी नहीं होगी, होगी पर उतनी नहीं होगी। मतलब सीधी सीधी भाषा में एब्जॉर्प्शन एनर्जी का ज़्यादा हो रहा है, रिलीज एनर्जी उतनी नहीं हो रही है। हाँ, दोनों अगर अट्रैक्शंस इक्वल होते जैसे आइडियल में था तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं आता, जितनी एब्जॉर्ब होती उतनी ही रिलीज होती। यहाँ तो आंसर बहुत ही क्लियर है, सीधे सीधे। अगर आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो वहाँ ये चीज़ बताई जाती है कि जो भी रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उनका डेल्टा एच होता है पॉजिटिव, और जिनमें रिलीज होती है उनका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। डेल्टा एच इज व्हाट? हीट कंटेंट। अब आप खुद सोचो, कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, आपको कोई गर्मी दे तो आपकी गर्मी बढ़ेगी ना, मतलब प्लस में ही तो आएगा आंसर। और आप रिलीज करो अगर एनर्जी तो आपकी वैल्यू कम में ही तो जाएगी, हीट कम हो जाएगी आपके सिस्टम की, तो नेगेटिव। तो क्या चीज़ ज़्यादा है? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, मतलब ये चीज़ ज़्यादा होगी, यानी डेल्टा एच क्या आएगा? अगेन पॉजिटिव आएगा या ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन या ये मिक्सिंग कैसी होगी? एंडोथर्मिक, है ना। एब्जॉर्प्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं, रिलीज को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्लियर है? तो डेल्टा एच मिक्स भी आपका पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यही चार प्रॉपर्टीज थी मेन, तो याद हो आपको तो मेन तो यही थे जो डिसाइड करते थे आइडियल और नॉन आइडियल क्या है। तो ये आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। अच्छा, इनके अलावा दो और थी, एक होती थी डेल्टा एस मिक्स, एक डेल्टा जी। एस मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी का यही साइन रहता है हमेशा, और ये हमेशा नेगेटिव, उल्टा। तो ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आइडियल नॉन आइडियल कुछ भी हो, ये चीज़ तो तय है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कौन से वाले? शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लो आप इनके, जैसे कि बेंजीन C6H6 होता है बेंजीन, प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला। नेक्स्ट, टॉलिन। टॉलिन क्या होता है? C6H5CH3 प्लस वाटर, ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल है। इथेनॉल प्लस वाटर, ये भी वही है। मीथेनॉल प्लस बेंजीन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं, कौन से? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए, हो गया नोट। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब क्या है? अब याद हो तो हमने एक ग्राफ भी देखा था आइडियल में, है ना, एक ग्राफ देखा था मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का, ये बॉक्स जैसा ग्राफ बना था, याद हो? सेम वैसा ही ग्राफ यहाँ भी देखेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखो आइडियल का ग्राफ समझ लो, अगर आप उसका ग्राफ समझ गए हो तो इसका सिंपल है। क्या होता था याद होगा? इस ग्राफ में यहाँ लेते थे वेपर प्रेशर,
यहां लेते थे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या करते थे याद हो तो पहले ये वाला पॉइंट से स्टार्ट करते थे। इस पॉइंट पर मान लीजिए आपका सिर्फ एक कंपोनेंट है ए। अब सिर्फ ए है यहाँ पर, तो सारे मोल फ्रैक्शन ए के ही होंगे, मतलब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या होगा 0, क्योंकि सिर्फ ए है, बी तो है ही नहीं यहाँ पे। अब सेम वे यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ सिर्फ कौन है, बी कंपोनेंट है मान लीजिए, तो सिर्फ बी के ही मोल फ्रैक्शन होंगे, ए का यहाँ क्या होगा मोल फ्रैक्शन 0। अब पहले ए की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, ए के मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है और वहाँ क्या है 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर ए के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, 1 से 0 मतलब डिक्रीज होना। तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा इसके, तो ए का वेपर प्रेशर कैसे दिया जाता है, ऐसे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, है कि नहीं। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, एक्स से घटेगा तो पी ए भी घटेगा। मान लीजिए पहले वेपर प्रेशर ये रहा होगा, क्या बोलेंगे इसे, पी नॉट ए, क्योंकि सिर्फ ए है यहाँ पर, तो पी नॉट ए हो गया इसका प्योर वेपर प्रेशर। अब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो उसमें बी आता जा रहा है, तो पी नॉट ए की वैल्यू घटेगी, यानी कि पहले आपका जो वेपर प्रेशर होगा मान लीजिए 100 है, तो वो अब कम होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, याद हो तो ऐसे ही बनता था, है ना। ये ए का हो गया, सेम वे बी का बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बी है, तो बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी। अब यहाँ से यहाँ देखो, तो यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ 0 है, मतलब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो बी के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। अब बी की इक्वेशन याद है क्या थी, ये थी। अब एक्स बी की वैल्यू घटाओगे तो पी बी भी घटेगा, यानी पहले अगर ये था वेपर प्रेशर तो अब घटेगा, मतलब ऐसे ग्राफ आएगा, है ना। यही चीज करी थी हमने। और टोटल निकालना हो तो दोनों को पी नॉट ए पी ए बी को जोड़ देते थे, तो ये टोटल का होता था। ऐसा ग्राफ याद हो हमने आइडियल के लिए बनाया था। पर क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्या ये चीज फॉलो हो रही है यहाँ, नहीं। क्या हो रहा है यहाँ, ये हो रहा है, मतलब एक्चुअल जो आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा आएगा किससे, कैलकुलेटेड से। तो ये ग्राफ तो पहले आपको बनाना ही है, ये तो आइडियल का ग्राफ है। अब ये आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, और वो भी कैसे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब देखो क्या आएगा, ये था हमारा पीए का ग्राफ, ये आ रहा था पीए का ग्राफ, तो ये तब आ रहा था जब हम उसको मान रहे थे कि आइडियली बिहेव कर रहे हैं, पर ये नॉन आइडियली बिहेव कर रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये लाइन तो आएगी ही नहीं। तो फिर क्या आएगी लाइन, कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आ इससे क्या रहा है, थोड़ा ज्यादा रहा है, मतलब ये आ रहा है आपका कैलकुलेटेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल। तो उसी से लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो ये आपका हो गया कौन सा, इसकी राउल्स लॉ का ग्राफ या पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। सेम यहां पर भी वही, ये हम क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट, ये कैलकुलेटेड है, पर आएगा क्या, इससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो सेम इसमें भी ऐसे हो जाएगा, सेम टोटल में भी ज्यादा आएगा, तो ये ऐसे। मतलब पहले तो आपको बनाना है आइडियल का ग्राफ, तो उसी में ऊपर स्लोप कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, एक्चुअल थोड़ा ज्यादा आएगा एक्सपेक्टेड जो है उसके मुकाबले में। तो ये है आपके पहले टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ाते हैं फिर कहानी को। चलिए अब आते हैं किस पे, नेगेटिव डेविएशन वालों पे। अब आते हैं कौन से, आइडियल सॉल्यूशंस, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जस्ट जो पॉजिटिव आपने पढ़ा उसी का उल्टा होता जाएगा, और क्या है। पहला पॉइंट तो वही सेम रहेगा, कोई भी चीज कम या ज्यादा है वो बात की बात है, पहले फॉलो कर रहा है क्या राउल्स लॉ को, नहीं। हम पहले पॉइंट में यही लिखेंगे, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ
किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर पे नहीं फॉलो करेंगे। मतलब क्या है यहाँ, मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए कौन सी थी, कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड, और ये क्या है, एक्चुअल, जो आपने किसी डिवाइस से निकाला, तो ये बराबर तो होंगे नहीं, कोई चीज़ कम या कोई चीज़ ज़्यादा होगी। अब ये नेगेटिव डेविएशन है, मतलब बराबर तो होंगे नहीं, यानी कि एक्चुअल जो होगा वो कैलकुलेटेड के इक्वल तो होगा नहीं, उससे अलग आएगा, और अलग आएगा मतलब नेगेटिव, मतलब क्या रहेगा, कम रह जाएगा। और वही वाली बात है, मैंने बोला 10 क्वेश्चंस करके आओ, तो 10 तो करे ही नहीं आपने, है ना, 10 तो छोड़ो आपने करे ही नहीं, उससे कम और कराया है, करते तो ज़्यादा कर लेते, है ना। जैसे दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया था, उसने 10 नहीं किए उसने भी, पर एटलीस्ट ज़्यादा तो किए, तो फ़ायदेमंद तो हुआ ना, नुकसान तो होगा नहीं। तो वही वाली चीज़ है, यहाँ कम रह जाता है। सेम गोज़ फॉर अदर इक्वेशंस ऑल्सो, बाकियों के साथ अंडरस्टूड है। अब यहाँ भी यही चीज़ होगी, पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो एक्चुअल कम आएगा कैलकुलेटेड से। वैसे कैलकुलेटेड आपने निकाला, मान लीजिए 100 आया, अब आप एक्चुअल निकालने गए डिवाइस लगा के, तो वो मान लीजिए कितना आया, वो आया 90, तो कम रह गया ना, एक्चुअल कम रह गया, ये चीज़ है। नंबर टू याद है क्या था, नंबर 2 पॉइंट था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा यहाँ, तो ए और बी के जो अट्रैक्शंस हैं, अभी हमने आइडियल पढ़ा था, सॉरी नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि ये वाले स्ट्रॉन्ग थे अट्रैक्शंस, इसके मुकाबले उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब अब की बार ये वाले अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं और ये वाले क्या हैं, वीक हैं। समझ में आई बात, जस्ट ऑपोजिट कर देना है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। अब क्या होगा, अब देखो ये वाले अट्रैक्शंस वीक हैं और ये स्ट्रॉन्ग हैं, अट्रैक्शन जितने वीक होंगे, डिस्टेंस जो भी है पार्टिकल्स के बीच की वो क्या होगी, वीक है, मतलब क्या होंगे, वीक है मतलब दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो दूरियां बढ़ेगी ना, डिस्टेंस। जबकि यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी पार्टिकल्स के बीच की, कम हो जाएगी। मान लीजिए ये है फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम, तो कौन सी ज़्यादा आएगी इस बार, कौन सी कम कौन सी ज़्यादा, तो डिस्टेंस इनके बीच की कम है ना, मतलब ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो डिस्टेंस कम है, तो फाइनल वॉल्यूम इस बार कम रह जाएगी, जबकि इनिशियल ज़्यादा होगी। इनिशियल ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इनके आपस की दूरी ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है। तो इस हिसाब से इसमें क्या चेंज आएगा, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, तो कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, यही तो फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब की बार फाइनल वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल ज़्यादा है, मतलब इनिशियल क्या है, माइनस लगा इसके आगे साइन, ये नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, माइनस में आएगा, या क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। वहाँ था ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ लेस देन ज़ीरो। आप जैसे अंदाज़ा लगा लो ना, जैसे मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी दोनों की, 50 + 50, ये थी इनिशियल वॉल्यूम, कितनी थी, 50 + 50 यानी कि 100, ये इनिशियल थी। तो फाइनल उससे कम हो जाएगी, कम रह गई, मतलब लेट्स से 80 रह गई, आनी कितनी चाहिए थी, 100 आनी चाहिए थी, आइडियल है तो, पर 80 रह गई, तो 80 100 घटाओगे तो कितना आएगा आंसर, -20 नहीं आएगा अब की बार, -20 तो आएगा आंसर, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। तो जस्ट उल्टा हो गया जो हमने अभी वहां पर पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ, डेल्टा एच मिक्स, इसके साथ भी वही होगा, जस्ट उल्टा, जैसे यहीं पर लिख देता हूं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो इतना, इसको मैंने मिटा देता हूं, लिख लिया है ना। देखो मैंने समझाने के लिए बता दिया है, अब इसको लैंग्वेज में तो आप लिख ही सकते हो, अपने से पेपर में आ गया मान लो तो लिख देना
क्या कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स इज वीकर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इतना तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि मैं पूरा पोथी पुराण लिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कोई मतलब रहेगा नहीं। समझना ज़रूरी है, रटने से कोई मतलब होगा नहीं। चलिए अब यहीं पर इसको समझ लेते हैं डेल्टा एच का क्या खेल है। तो वही वाली बात है, ये बॉन्ड वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। वीकर बॉन्ड है तो सबसे पहले ये तो टूटते हैं, इनको तो तोड़ना पड़ता है, और ये बनाते हैं। ये टूटते हैं, ये फॉर्म होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना। अब ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, वही रिलीज। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है कि रिलीज ज़्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। अब आप देखो ए और बी के बॉन्ड वीक हैं, कमज़ोर हैं बॉन्ड, तो कमज़ोर हैं तो आसानी से टूट जाएंगे, ज़्यादा आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी दी और वो टूट गए, क्योंकि टूटने की वर्ज पे ही बैठे हुए थे वो, ऑलरेडी इनका आपस में झगड़ा होके रखा था, तो आपने थोड़ा सा चिंगारी लगा दी, आग लग गई और बेचारों का ब्रेकअप हो गया, है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, अब इनके आपस में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ए और बी का आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज करानी पड़ेगी, तभी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना। एनर्जी इज लाइक व्हाट, इनका ईगो। दो लोगों को दोस्ती तभी बन सकती है उनके बीच की जब उनको अपना ईगो छोड़ना पड़े, है ना। अपना ईगो छोड़ेंगे तभी तो दोस्ती होगी, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं तूने ऐसे क्यों किया, वही वाली बात। तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है। हम मैंने बताया था रिलीज का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, एब्जॉर्प्शन में पॉजिटिव होता है, तो सीधे सीधे मिल गया आंसर आपको, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, रिलीज। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव या फिर लेस देन 0। क्लियर है, जस्ट उल्टा है पॉजिटिव डेविएशन का। बाकी 5th और 6th पॉइंट ज़रूरत नहीं है लिखने की, वो अंडरस्टूड है। डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ पॉजिटिव ही होता है। 5th 6th पॉइंट कैसे हो गया, हाँ सही तो है। 6वां पॉइंट क्या है, डेल्टा जी, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये 2 पॉइंट्स तो मैंने बताए थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो। ये दोनों इज लाइक कि भाई हम जैसा था वैसा ही बिहेव करेंगे, हम में कोई मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हो गया, नोट कर लेंगे इतने को। एग्जाम्पल्स यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है, इनका मिक्सचर जो होगा वो नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। HNO3 प्लस वाटर, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड होती है, HNO3 स्ट्रॉन्ग होती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का मिक्सचर ले लो वो नेगेटिव डेविएशन ही शो करेगा। जैसे HCl और वाटर भी ले सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, ये एनिलीन एसीटोन ये सब ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, है ना, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये सब। एसीटोन तो पता होगा, कीटोन्स को बोलते हैं हम, प्रोपेनोन उसका कॉमन नेम है वो। एनिलीन पढ़ोगे आप, अमीन्स वाला चैप्टर जो है उसमें ऑर्गेनिक में। क्लोरोफॉर्म CHCl3। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अब क्या आएगा ग्राफ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
इनका ग्राफ। तो वही है भाई, सेम तरीका है। क्या है, डब्बा बना लो पहले, ठीक है। यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ मान लीजिए कौन है, सिर्फ ए है, तो सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन होंगे, बी के 0 होंगे। यहाँ मान लीजिए सिर्फ बी है, तो बी के मोल फ्रैक्शन होंगे ए के 0। पहले मान लीजिए सिर्फ यहाँ ए है, तो ए का वेपर प्रेशर ये रहा पहले, P0 ए। अब यहाँ से यहाँ जाने पर ए के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, 1 से 0 डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी डिक्रीज होगा। तो याद हो ऐसे बनता था पहले। तो आइडियल का ही ग्राफ बनाएंगे। सेम इसका मान लीजिए ये है P0 भी, तो यहाँ से यहाँ जाने पर बी के मोल फ्रैक्शन घट रहे हैं, तो ये भी घटेगा, और इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ जाता था। ये था आइडियल का ग्राफ। अब एक्चुअल में स्थिति क्या हो रही है, यहाँ पी ए क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है ना P0 ए एक्स से, और सेम पी बी इज लेस देन P0 बी एक्स भी। एक्चुअल कम आता है कैलकुलेटेड से, है ना। तो क्या होगा, जैसे ये है एक्चुअल का ग्राफ, P0 ए के एक्चुअल का ग्राफ है, तो ये आइडियल के केस में है। अब आएगा इतना क्या, नहीं इससे कम आएगा, मतलब वही चीज़ है, नीचे बना देना है बस। अब लाइन को उसमें ऊपर कर देते, इसमें नीचे। सेम ये आइडियल के लिए है, आएगा पर कम ही, तो ये सेम ये टोटल आइडियल के लिए था, आएगा कम तो ये। तो जो पॉजिटिव में ग्राफ बना था जिसमें नीचे लाइनें ऊपर लाइनें खींची थी, यहाँ नीचे लाइन आ जाएंगी बस। हो गया। तो ये थी कहानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले भी और नेगेटिव डेविएशन। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। और क्या बचा है इसमें, देखो एक चीज और है छोटी सी, वो और देख लेते हैं, शॉर्ट नोट के लायक है टॉपिक। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ही एक स्पेशल टाइप है एजियोट्रोप्स। ये कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो क्या होते हैं एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एक टाइप के मिक्सचर्स ही होते हैं, या सॉल्यूशंस बोल लो आप। मिक्सचर्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मिक्सचर्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्या होते हैं, एक टाइप के मिक्सचर ही होते हैं, एक टाइप के सॉल्यूशन ही होते हैं, जिनमें क्या होता है, जो भी इनके कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, उनके कॉम्पोजिशन, उनका अमाउंट बोल लो, उनका फ्रैक्शन बोल लो, वो सेम रहता है। किसमें, चाहे वो लिक्विड फेज में रहे, चाहे वो वेपर फेज में रहे। ठीक है भाई, लिक्विड फेज में होंगे पहले तो, है ना, और फिर उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा है। तो अपने याद हो तो देखा था, एक हमने देखा था मोल फ्रैक्शन हम निकालते थे ना, मोल फ्रैक्शन एक होता था लिक्विड फेज में, याद है, X ये इसका सिंबल था, और एक होता था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इसका ऐसे Y जैसा सिंबल होता था, है ना। दोनों हमने देखे, क्वेश्चन में निकाल के देखे थे। ये दोनों इक्वल होंगे, जनरली ऐसा नहीं होता है, इक्वल जरूरी हो नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो दोनों कंपोनेंट्स हो सकता है प्रॉपर्टीज में अलग अलग हों। माना दोनों वोलेटाइल हैं, मान लीजिए दोनों वोलेटाइल हैं, तो वेपर दोनों बनाएंगे, पर वही वाली बात है, हो सकता है एक जल्दी वेपर बना रहा हो, एक थोड़ा देर में बना रहा हो, अपन ने पढ़ा था।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में, जैसे इथेनॉल के वेपर जल्दी बनते हैं वाटर के मुकाबले, है ना। तो वेपर फेज के कॉम्पोजिशन में फ़र्क आता है लिक्विड फेज के कंपैरिजन में, यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों सेम होते हैं, तो स्पेशल हैं। अगला पॉइंट, दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये जो आपके मिक्सचर हैं ये एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिस पर इनका बॉइलिंग देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब है, एक टेम्परेचर पर बॉयल होने का मतलब क्या है, भाई एक ही टेम्परेचर पर तो उबलेंगे, और क्या हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है ना, एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसमें एल्कोहल है और वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, है ना, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है। अब एल्कोहल भी 100 पे ही होगा क्या, भाई वो अलग लिक्विड है, हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है, सबका सेम थोड़ी ना होता है बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल हो सकता है, जैसे एल्कोहल का लगभग 78 के अप्रॉक्स होता है, तो ये 78 ये पहले ही उबलने लगता है, इसको उबलने में टाइम लगता है। तो अब आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हो आपस में, अब मिक्स करोगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग है ना, दोनों का तो अलग अलग है, पर जब मिक्स करते हैं तो ये एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होने लगते हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद भी जब मिक्स हो जाते हैं ये, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका एक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये इनकी एक अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, their components cannot be separated by fractional distillation. Their components cannot be separated by fractional distillation. इनके कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसका क्या मतलब है, तो ये 9th क्लास में ये प्रोसेस पढ़ाई जाती थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते थे हम, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने मिक्सचर ले लिया है किसका, एल्कोहल का और वाटर का, यही जो अभी ऊपर में हमने देखा अभी। अब आपसे बोला जाए कि आप इसमें से अल्कोहल और वाटर को अलग अलग करके बताओ, तो भाई कैसे करोगे आप, ऐसे तो नहीं जैसे आपने किया कि चल ठीक है हम जैसे चाय छानते हैं वैसे छलनी से छान दिया, दोनों लिक्विड हैं, दोनों को कैसे ऐसे हाथ से उठा के तो अलग नहीं कर सकते कि ये रहा अल्कोहल ये रहा पानी, कुछ तरकीब अपनानी पड़ेगी। ये होती थी वो तरकीब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। क्या करते थे इसमें हम सीधे सीधे इसको नीचे से बॉयल कर देते थे, बॉयल कर देते थे। अब बॉयल करेंगे तो क्या होगा, दोनों उबलना स्टार्ट होंगे, है ना, उबलेंगे तो क्या बनेंगे, इनके वेपर्स बनेंगे, यहाँ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई भी चीज़ को हीट करोगे तो उसके वेपर्स फॉर्म होंगे, है ना। तो इसका प्रिंसिपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये होता था कि जो वेपर्स आपके यहाँ पे निकले, उन वेपर्स को हम एक ट्यूब के रास्ते ले आते थे, किसमें, एक अलग जगह पर ले आते थे। एक बात यहाँ पर एक इस तरह से एक मशीन लगा दी जाती थी जिसमें ठंडा पानी रहता था, कूलेंट बोलते हैं इसको हम लोग, कूलेंट, है ना, एक कोल्ड वाटर यहाँ पर रहता है ठंडा पानी का। तो क्या होगा, जैसे ही वेपर इस ट्यूब से पास होंगे तो उनके वेपर क्या हो जाएंगे, ठंडे, और वेपर जब ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है, वेपर जब ठंडे हो जाते हैं तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ना हीट करते हैं तो वेपर बनते हैं, ठंडा करोगे तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे अल्कोहल का आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट है 78, तो ये पहले उबल जाएगा, ये पानी से पहले उबल जाएगा। आप टेम्परेचर बॉईल करोगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर 78 पहुंचा, पहले कौन उबल जाएगा, अल्कोहल, तो पहले किसके वेपर आ जाएंगे, अल्कोहल के, तो इसको आप तुरंत ठंडा करके यहाँ अल्कोहल निकाल लोगे, ये आपकी अलग हो गई अल्कोहल। अब इसको यहाँ से अलग कर लो आप फटाफट से, और टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 पहुँचेगा, तब पानी उबलना स्टार्ट होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, तो उसको ठंडा करके उसको अलग कर लेंगे।
तो डिफरेंस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं प्रोसेस को, जब बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो दोनों कंपोनेंट्स के, जो यहां पर नहीं है। सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों का, तो क्या आप इसको यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको तीनों पॉइंट्स। चलिए अब देखो, ये भी दो टाइप के होते हैं, एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं इनके नाम, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहले बात करते हैं किनके बारे में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं ये, देखो ये आपके नॉन आइडियल ही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एजियोट्रॉप से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही हैं, ध्यान रखना है इनको। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किनको बोलते हैं, जो क्या शो करते हैं, दे शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या शो करते हैं ये, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा था हमने अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ये वही है, बस इनका जो पॉजिटिव डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब याद है वो ग्राफ बना रहे थे, ये आइडियल का था, ये पॉजिटिव डेविएशन का था। तो बस इनके केस में क्या होगा, ग्राफ भी अगर बनाना चाहो तो बहुत सिंपल है, ये ऐसे, मतलब जैसे एक्चुअल आ रहा था 100, नहीं कैलकुलेटेड आपने निकाला 100 आया है ना, जैसे कैलकुलेटेड आपने निकाला वो कितना आया 100 प्रेशर, वेपर प्रेशर। और एक्चुअल क्या है, पॉजिटिव में क्या होता था, ये एक्चुअल इससे ज़्यादा आता था, जैसे 120 आया, तो यही तो होता था पॉजिटिव डेविएशन, है ना, एक्चुअल ज़्यादा आता था कैलकुलेटेड से। तो ये कैसा है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ये हो सकता है 200 आ जाए, जस्ट डबल आ गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ये वो वाला बच्चा है, एक बच्चा और आ गया, अब मैंने बोला 10 क्वेश्चन करके लाना, उसने पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर ली, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 सॉल्व करके आ गया वो। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। ट्रिक याद करने की, ट्रिक बहुत ही सिंपल है, नाम में मिनिमम है पर डेविएशन पॉजिटिव है, उल्टा है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पर सॉल्यूशन का, सबसे पहले तो कांस्टेंट होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट होगा कोई, वो कम आएगा किसके मुकाबले, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स के मुकाबले। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का होगा, है ना, जैसे अल्कोहल और वाटर का जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा उसके कंपैरिजन में। समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बहुत टेंशन नहीं लो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है किसका, 95% इथेनॉल का, ध्यान रखना इतना ही अमाउंट, और 5% वाटर। ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन है इथेनॉल और वाटर का। तो अभी मैंने मान लीजिए अभी इन्हें मिक्स नहीं किया है मैंने, अभी अलग अलग है ना। तो वाटर का क्या होता है, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 100, ये सब जानते हैं हम। इथेनॉल का होता है एग्जैक्टली तो स्पेसिफिकली लगभग 78.2 होता है कि 4 होता है, अब वो अंदाजन लिख दे रहा हूं मैं, 4 होता है, समझना है और कुछ नहीं। ये होता है इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, ये है इसका इंडिविजुअल, अलग अलग है। अब आपने कर दिया इन दोनों को मिक्स, यानी कि ऐड करके क्या बना लिया आपने, एक सॉल्यूशन बना लिया या एक मिक्सचर बना लिया। तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो बॉइलिंग पॉइंट तो हो जाएगा फिक्स, अब अलग अलग नहीं रहेगा, अब ये एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगे। कितना है वो बॉइलिंग पॉइंट आपने मेजर किया तो वो रह गया 78.2। अब समझो क्या मतलब हुआ, देखो क्या बोला था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा मुकाबले किसके, प्योर कंपोनेंट के। प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, 78.4, सॉल्यूशन का कितना आया 78.2। अब आप देख लो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम आ रहा है, दोनों से कम आ रहा है आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मतलब होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ आ गया? तो ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होते हैं नेक्स्ट? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये क्या होते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होंगे? सॉल्यूशंस विच शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब ये नॉन आइडियल ही हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, और इनका नेगेटिव डेविएशन क्या है? बहुत ज़्यादा है राउल्ट्स लॉ के मुकाबले में। आप लोग चाहो तो इनके ग्राफ भी बना सकते हो। इसका जैसे आप ग्राफ बनाने जाओगे तो जैसे मान लीजिए ये आइडियल था, फिर ऐसे बनाते थे हम नेगेटिव के लिए ग्राफ को, तो नेगेटिव डेविएशन है और बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखो ज़्यादा कर्वेचर आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। इस बार सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मुकाबले किसके? इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट्स के। तो प्योर कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लोगे आप तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना? तो 68% नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होती है? HNO3, और 32% वाटर H2O। इसका मिक्सचर हम यहाँ पर ले रहे हैं, 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर का मिक्सचर। नेगेटिव डेविएशन में पढ़ा था हमने ये, है ना? उसका एग्जाम्पल होता है। चलिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इंडिविजुअली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100, और इसका होता है अप्रॉक्स 83। ये 83 पे बॉयल होती है नाइट्रिक एसिड, ये 100 पे होती है। अब आपने इन दोनों को कर दिया आपस में मिक्स, और क्या बना लिया? एक सॉल्यूशन बना लिया, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया। तो जब आपने मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट निकाला तो पहली बात तो कांस्टेंट आएगा, और कितना आया ये आपने निकाला? तो ये आया तकरीबन 120.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आया 120.2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है इनके प्योर कंपोनेंट से, है ना? इसका 100 है, इसका 83 है, और आ कितना रहा है? 120, उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ होती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ही क्या हैं? दो और वेरिएंट्स हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं इनको हम। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़? शॉर्ट नोट्स में ये कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसको नोट कर लेंगे। ग्राफ आप देख लेना, नॉन आइडियल के जैसे ग्राफ बनेगा, बट जो कर्वेचर है वो थोड़ा और ज़्यादा आपको दिखाना है। बनाने बोल दें ग्राफ तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो। चलिए, हो गया, लिख लिया? तो आज के लिए इतना ही, है ना? आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आज हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। अब वेपर प्रेशर में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, हर चीज़ बता दी है मैंने वेपर प्रेशर के बारे में। चाहे वेपर प्रेशर होता क्या है, लोअरिंग कैसे होती है, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कैसे आता है, राउल्ट्स लॉ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी सब हमने पढ़ ली। ध्यान रखना ये जो टॉपिक है आइडियल नॉन आइडियल, ये बहुत बार लॉन्ग नोट्स में पूछा जा चुका है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। आप सैम्पल पेपर उठा के देखोगे CBSE के, तो उसमें भी ये मिलेगा आपको। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। थ्योरी है, न्यूमेरिकल तो कुछ है नहीं। अब 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची हैं पढ़ने के लिए। अब वो छोटी छोटी हैं, ये वेपर प्रेशर ही था जो थोड़ा बड़ा था, ठीक है? अब क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बचा है, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर बचा है। तो ये छोटी छोटी हैं, फटाफट निपट जाएंगी। अगले टर्न पे हम कोशिश करेंगे कि 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लें एक लेक्चर में, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिर अपनी 2 चीज़ें हो जाएंगी। तो इतना आज आप नोट कर लेना। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है ना? तो आप लोग चाहो तो उसको लाइक भी कर सकते हो, है ना? और आप सब्सक्राइब भी करो। आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे कंटेंट में इसमें डेवलप कर रहा हूँ, समय लगेगा थोड़ा थोड़ा करके, बट मैं होपफुली धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें कवर करा दूँगा।
तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। ठीक, तो इतना नोट कर लिया हो, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए।